हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे स्टडी अड्डा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी मांसपेशीय ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन डी 1 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। स्थितिज ऊर्जा कहते किसको हैं? तो जब किसी भी निकाय को हम लोग मतलब उसमें जो उपस्थित ऊर्जा, उसमें जो संग्रहित जमा हुआ जो ऊर्जा होता है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं? ऑप्शन नंबर ए अल्फा किरणें, ऑप्शन नंबर बी श्रव्य तरंगे, ऑप्शन नंबर सी एक्स तरंगे, ऑप्शन नंबर डी बीटा तरंगे। तो पहले तो विद्युत चुंबकीय तरंग किसको कहते हैं? तो वैसा तरंग जिसको संचरण करने के लिए यानी चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो निर्वात में भी क्या हो सकता है, संचरित हो सकता है, उसे ही हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं और ये एक ही चाल से चलती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगे, दीर्घ तरंगे। ये सब क्या है? चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो उसी में से एक क्या हो जाएगा? क्या बताएं अब आंसर? तो एक्स किरणें इसी का क्या है? एक एग्जाम्पल है। तो दूसरा का ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, यदि आपतित किरण खाली स्थान तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ये बताए थे जब भी कोई किरण अगर फोकस से होकर के गुजर रहा है यानी कि उसका समानांतर होना जरूरी है। यानी कि कोई भी जब ऐसे जब कोई भी जैसे कोई भी दर्पण है, अगर ये अगर कोई भी दर्पण है और ये अगर फोकस से होकर के जा रही, तो ये जरूर है मेरा कि ये किरण कैसा होगा, ये इसके समानांतर रहेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण के सी से होकर गुजरती, सी यानी वक्रता केंद्र। ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर। और उसके बाद फिर बोल रहा है डी समतल दर्पण के ध्रुव से आपतित। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही आंसर सही हो जाएगा। यानी कि आपतित किरण अवतल दर्पण के क्या हो जाता है? मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के गुजरेगी। तो इसका सही आंसर ए है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध क्या है? तो लेंस की फोकस दूरी और क्षमता, तो P बराबर होता ही है 1/f होता है। P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। इसको P को लेंस की क्षमता से डिनोट करते हैं और इसका SI मात्रक होता है मेरा डायोप्टर। इसको डायोप्टर D फॉर डायोप्टर होता है और इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग P बराबर 1/f, ऑप्शन बी में हो जाएगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, सी में हो जाएगा P बराबर F, डी में हो जाएगा P बराबर -1/f। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? खाली स्थान परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा समानांतर, दूसरा चालक, तीसरा श्रेणी, चौथा मतलब डी ऑप्शन डी पूर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का सी बिल्कुल क्या है? सही आंसर है।
सी श्रेणी में यानी परिपथ में एक ही मार्ग में अगर हम लोग को विद्युत प्रवाहित करना है तो उसको कैसा रखना पड़ेगा, तो श्रेणी क्रम में रखना पड़ेगा। श्रेणी क्रम में रखेंगे तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी, एक ही साथ वो प्रवाहित हो जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 120 वॉट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटा उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना करें, यानी कि कितना यूनिट हम लोग का बिजली का एक तरह से खपत हो रहा है। तो प्रयुक्त प्रयुक्त ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। प्रयुक्त ऊर्जा, जो भी चीज ऊपर में दिया रहेगा सबको लिख देना ऊपर ही, यानी वाट में मेरा दिया हुआ है तो वाट इंटू घंटा इंटू दिन, दिन को डी लिख दे रहे डे। अब बट्टा में 1000 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वाट मेरा कितना दिया हुआ था, 120 इंटू 8 घंटा दिया हुआ था और एक दिन का दिया हुआ था। बट्टा में क्या हो जाएगा, 1000। एक जीरो से एक जीरो चला गया, 12 8 96, यानी 96/100 को क्या लिख सकते हैं, यानी 0.96 यूनिट। देख ले रहे हैं ऑप्शन में कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए 0.96 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी 2.00 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी 1.50 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी 16.00 यूनिट। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0.96 यूनिट इसका क्या है, सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक छड़ को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार की होगी। ऑप्शन नंबर ए चुंबक की लंबाई की अभिलंबवत, ऑप्शन नंबर बी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ऑप्शन नंबर सी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ऑप्शन नंबर डी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर लंबवत। 7 का क्या हो जाएगा, 7 का बिल्कुल मेरा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चुंबक की उत्तरी ध्रुव से क्या होती है, दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तो 7 का क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को खाली स्थान कहते हैं। आज का सवाल थोड़ा ज़्यादा कंपैरेटिवली बाकी के अपेक्षा थोड़ा सा आसान है। ऑप्शन नंबर ए ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी भूतापीय ऊर्जा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का डी भूतापीय ऊर्जा, इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। यानी पृथ्वी के सतह के नीचे जो फंसी गर्मी होती है उसको कौन सा ऊर्जा कहते हैं, तो भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, खाली स्थान की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। ऑप्शन नंबर ए स्थूल कोण उत्तक जिसको कॉलेनकाइमा भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी मृद उत्तक जिसको पैरेनकाइमा भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी दृढ़ दृढ़ उत्तक जिसको स्केलेरन कायमा कहते हैं, लिखा हुआ थोड़ा गलत है, और ऑप्शन नंबर डी वायुत्तक यानी कि एरन कायमा जिसको कहते हैं। तो कल हम इसका थोड़ा सा कैटेगराइजेशन किए थे और बताए थे कि इसका क्या क्या काम होता है। तो उसी में एक कॉलन कायमा का जो बताए थे, कॉलन कायमा क्या करता है, तो पौधे में क्या करता है, लचीलापन लाने का काम करता है, जिसकी वजह से पौधे पूरी तरीके से मतलब टूटते नहीं हैं। हवा चलता भी तो है तो क्या करता है उसको एक तरह से मतलब कि झुकाने का काम करेगा, लेकिन पूरे तरीके से तोड़ने का काम नहीं करता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। यानी 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कॉलन कायमा टिश्यू, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से
चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? ये हम क्लास फर्स्ट या सेकंड में ही इसके बारे में बताए थे। जहाँ पे भी यकृत रहेगा वहाँ पे हम लोग को याद रखना हेप्ट यानी हेप्टोलॉजी। अगर लॉजी से रिलेटेड आएगा तो यानी हेप्टोलॉजी यकृत के अध्ययन के बारे में, लॉजी अध्ययन को बताता है और हेप्ट यकृत को बताता है। तो हेप्टोलॉजी जो ऑप्शन में वही ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हेल्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हेप्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी हेटेरोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी जीरो एक्ट्रेस। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हेप्टोलॉजी इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हुआ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है जहां गैसों का विनिमय होता है? ऑप्शन नंबर ए श्वास नली, ऑप्शन नंबर बी श्वासनी, ऑप्शन नंबर सी कुपिका, ऑप्शन नंबर डी पक्षाभ। तो क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुपिका कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, कुपिका कहलाती है। और कुपिका का थोड़ा सा ना आकार बता दे रहे हैं। जैसे ये मेरा क्या बना है, ये मेरा लंग्स है और लंग्स में भी ना इस टाइप से ऐसे करके आता है और ये पूरा ब्रांचेस में क्या होता है, फैला हुआ रहता है। और इसमें भी एक सब ब्रांचेस यानी कि छोटा छोटा इस टाइप से बनी हुई रहती है जो आकृति, उसी इस आकृति को ही इसको कहा जाता है कुपिका। जहाँ वायु का क्या होता है, आदान प्रदान होने का कार्य होता है, इसको कुपिका कहते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन करती है। ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय या पाचक ग्रंथि इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी पीयूष ग्रंथि। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय या पाचक ग्रंथि। इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये क्या करती है, अग्नाशय ग्रंथि जो है वो एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रवण करती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है खालिस्तान में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिनौला जिसको कॉटन सीड का तेल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जैतून का तेल, ऑप्शन नंबर सी कॉड लिवर तेल यानी कि मछली का तेल, ऑप्शन नंबर डी सूरजमुखी का तेल। तो इसका 13 का क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मछली का तेल में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में। और इसमें अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है चेचक किस वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए वेस्ट नाइल, ऑप्शन नंबर बी वैरिसेला, ऑप्शन नंबर सी हर्पस सिंप्लेक्स, ऑप्शन नंबर डी राइनो वायरस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैरिसेला। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी इसका सही जवाब 14 का चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, कौन से वायरस के कारण होता है। तो चिकन पॉक्स होने का कारण है वेरिसोला वायरस। तो चिकन पॉक्स होने पर क्या होता है, बहुत तेज बुखार आ जाता है, जलन होता है, बेचैनी होता है, दर्द होने लगता है और पूरे शरीर में क्या हो जाता है, लाल लाल रेड रेड कलर का रैशेस हो जाता है, दाना टाइप का हो जाता है। तो और ये फैलता भी है वायु के जरिए, छींक के जरिए, घर में होता है किसी को तो खांसी से, ये सब चीज से मतलब एक दूसरे में क्या हो जाता है, फैलने का रहता है। तो इसका सही जवाब बी वेरिसेला हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होता है।
ये भी हम शुरुआत के क्लास में इसका कैटेगराइजेशन कर करके थोड़ा बताए थे, थोड़ा ही समझा पाए क्योंकि ये सब बता रहे थे। टॉपिक बहुत वास्ट टॉपिक है, इस सबको पढ़ाने के लिए प्रॉपर एक क्लास का जरूरत पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवृत बीजी, ऑप्शन नंबर बी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी अनावृत बीजी, ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफाइटा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आवृत बीजी, यानी जिसमें बीज मौजूद होता है। आवृत बीजी जिसमें क्या होता है? बीज मौजूद होता है। 15 का ए हो जाएगा सही आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए PTA, ऑप्शन नंबर बी PAD, ऑप्शन नंबर सी ADBP, ऑप्शन नंबर डी ATP। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ATP, यानी डी 16 का क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ATP का फुल फॉर्म क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका क्या है? फुल फॉर्म होता है। और यही क्या होता है? ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचरित होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक मिशर, ऑप्शन नंबर बी अल्ब्रेक्ट कोसेल, ऑप्शन नंबर सी फोबस लेवेन, ऑप्शन नंबर डी जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक मिशर। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर ए 17 का ऑप्शन नंबर ए। तो डीएनए के डीएनए के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि डीएनए किसमें पाया जाता है? तो जीवित कोशिका होती है, उसके गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। और इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसाइनिन नामक 4 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जो कि एक तरह का पेयर बनाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को खालिस्तान जगत में वर्गीकृत किया था। इसके सिद्धांत वर्गीकरण के बारे में भी बहुत सारे लोग अलग अलग अपना अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। उन्हीं में से एक है कैवेलियर स्मिथ। उन्होंने जंतु जगत को एक तरह से मतलब कितने वर्ग में बांटा था? तो ऑप्शन नंबर ए 4 में, ऑप्शन नंबर बी 5 में, ऑप्शन नंबर सी 3 में, ऑप्शन नंबर डी 6 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 में, यानी 18 का ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो ये इसको 6 वर्गों में कब बांटे थे? तो ये इस समय का बात है 1998 का बात है। 1998 में कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को क्या किया था? 6 वर्ग में बांटने का काम किया था। उनमें से एक सबसे पहला क्या हो जाएगा? पहला वर्ग हो जाएगा एनीमेलिया, एनीमेलिया। दूसरा वर्ग कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा वर्ग हो जाएगा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। तीसरा वर्ग क्या हो जाएगा? तो तीसरा वर्ग हो जाएगा फंगी, फंगी। चौथा वर्ग कौन सा हो जाएगा? तो चौथा वर्ग हो जाएगा प्लांटी। पांचवा वर्ग कौन सा हो जाएगा? तो पांचवा वर्ग हो जाएगा क्रोमिस्टा, क्रोमिस्टा। छठा वर्ग कौन सा हो जाएगा? तो छठा वर्ग हो जाएगा बैक्टीरिया। तो यही 6 वर्ग है जिसमें टीरिया। राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इस पे लिखने में नहीं बनता, इस वजह से।
जो कि कैविलियर स्मिथ ने जीवों का क्या किया था, वर्गीकरण किया था, यही 6 पार्ट में। कब किया था तो याद रखना 1998 ईस्वी में किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान खाली स्थान है। तो कैल्शियम, पहले तो कैल्शियम क्या, Ca, कैल्शियम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं तो Ca से डिनोट करते हैं। और कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या को अगर बोला जाएगा तो Z से दर्शाते हैं, और कितना होता है 20। और परमाणु भार को हम लोग A से दर्शाते हैं, कितना होता है तो 40.08, जिसको हम लोग लगभग में 40 ही लिखते हैं। 40.08 होता है पर 40 लिखते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना है बस, कि कैल्शियम की खोज 1808 में सर हम्फ्री डेवी ने की थी। सर हम्फ्री डेवी, सर हम्फ्री डेवी ने की थी, 1808 में की थी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, परमाणु द्रव्यमान के बारे में पूछ रहा था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 19 का डी इसका सही होगा, यानी 40 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकित जल से अलग करती है। ऑप्शन नंबर ए पृथकारी कीप, ऑप्शन नंबर बी आसवन, ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन नंबर डी निस्यंदन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, निस्यंदन, जिसको इंग्लिश में फिल्टराइजेशन भी बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल सही है। जो क्या करता है, एक तरह से पानी को क्या करता है, छानने का काम करता है। तो पंकित यानी कि पंकिल है ना, हाँ सॉरी, पंकिल का मतलब हो जाएगा वही जो गंदगी युक्त पानी जो हुआ ना, उसको क्या करता है, मतलब कि कीचड़ युक्त या गंदगी युक्त पानी होता है उसको फिल्टर करता है, यानी कि गंदा को अलग करता है, शुद्ध पानी को आने देता है। तो 20 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग 21 क्वेश्चन में चलते हैं। सॉरी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण खाली स्थान पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पर, ऑप्शन नंबर बी चांदी पर, ऑप्शन नंबर सी टाइटेनियम पर, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम पर। तो किस पे किए जाते हैं, तो 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, स्वर्ण पे किया जाता है। 1911 का बात है, जब रदरफोर्ड क्या किए थे, अल्फा कण का प्रकीर्णन का प्रयोग किए थे, जिसके थ्रू नाभिक की खोज हुई थी। यानी कि सोना का एक पत्तल लिए और उस पर क्या किया, अल्फा किरण को क्या करने लगे, प्रक्षेपित करने लगे। और जहाँ वो जो सोना का जो पत्थर पे जो अल्फा किरण जब भेजने लगे, तो परमाणु का नाभिक जो था, परमाणु के नाभिक में जब किरण को भेजा जा रहा था, तो नाभिक से ना कुछ जो किरण होता है वो टकरा करके वापस आ जा रहा था, और कुछ किरण क्या हो जा रहा था, उसको पार कर दे रहा था। इससे पता चला कि यानी कि बीच में ऐसा कुछ है। तो उसी से फिर क्या हुआ, नाभिक का खोज हुआ। तो इस चीज को याद रखना। तो कब किए हैं, तो ये पूछता है कभी कि रदरफोर्ड कब किए थे, तो 1911 में, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, यानी 22 में। तो 22 में क्या कह रहा है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ये शुरुआत में लगता है एक बार हम बताएं, हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल या 1, यानी कि परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1। तो इसका नाम हो जाएगा, इसको प्रोटियम कहेंगे, प्रोटियम। ड्यूटेरियम H1 और 2, जब परमाणु संख्या 2, तो इसको ड्यूटेरियम कहेंगे, ड्यूटेरियम। हिंदी में भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रख लीजिए बस, ड्यूटेरियम। और ट्रीटियम
H13 ट्रीटियम। ट्रीटियम। राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या निकालते कैसे हैं? तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है मेरा A माइनस Z। अभी बता ए किसको डिनोट करता है? तो परमाणु द्रव्यमान को, और Z परमाणु संख्या को डिनोट करता है। तो जब यानी कि 1 में से 1 को अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0। और इसमें अगर घटाएंगे न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें 1 हो जाएगी, इसमें 2 हो जाएगी, यानी 0 इसमें हो रहा है। यानी कि पूछ किसका रहा था? प्रोटियम का ही पूछ रहा था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0। यानी क्या हो जाएगा? कितने मौजूद होते हैं? तो 0 मौजूद होते हैं। इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा? अपचयन यानी कि जिसमें से ऑक्सीजन हट जाएगा, वो क्रिया में जिस समीकरण में से अगर जिस यौगिक में से अगर ऑक्सीजन का हटना हो रहा है, यानी ऑक्सीजन उसमें से हट रहा है, तो वो अपचयन हो रहा है, और किसी में जाकर जुट रहा है तो वो ऑक्सीकृत हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसमें से किस में हो जाएगा अपचयन? किसका हो रहा है? अगर कार्बन का देखा जाए तो कार्बन का हो रहा, ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि जिंक का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो इसका ध्यान रखना। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपचयन का पूछ रहा, अगर ऑक्सीकरण का पूछते तो कार्बन आंसर हो जाता। अब हम लोग 24 पे आएंगे। ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी क्या करती है? प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रल ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी क्षारीय ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी होता है। तो कल ही बताए थे उभयधर्मी किसको बोलते हैं? जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है, उसी को कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल बताए थे कल, जैसे कि Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड, और दूसरा एक एग्जाम्पल हो जाएगा ZnO यानी जिंक ऑक्साइड, भी इसका ही एग्जाम उभयधर्मी का ही एक एग्जाम्पल है। तो ये 3 एग्जाम्पल को क्या करना है? दिमाग में याद रख लेना है कि उभयधर्मी किसमें होता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड में होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वही 25। खाली स्थान सबसे सरल अल्कोहल है। ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेनॉल, ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल, ऑप्शन नंबर सी एथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी मिथेनॉल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले तो जान ले रहे हैं मेथनॉल का क्या होता है? CH3OH। इसका सही जवाब मिथेनॉल ही होगा। CH3OH इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है मेथेनॉल का। और ये एक तरह का मतलब पेय पदार्थ हुआ, और ये बहुत ज़्यादा विषैला भी होता है। इसके पीने से क्या हो जाता है? और इसको डायरेक्टली पी लिया जाएगा तो इससे इंसान पागल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी मेथनॉल, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और हम लोग का हौसला बढ़ाएं। थैंक यू।